नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। भारतीय बाजारों में उठा पटक भरा दिन देखने को मिल रहा है। 19,500 के आसपास इस समय निफ्टी कोशिश कर रहा है टिकने की। अब देखिएगा, ये जो दो पीक्स दिखाई दी है हल्के से पॉजिटिव टेरिटरी में आए थे, लेकिन जब भी बाजार ऊपर जा रहा है ऊपरी लेवल से बिकवाली आ रही है। इस समय 35 अंकों के नुकसान पर निफ्टी आपके सामने है। निफ्टी बैंक में ज्यादा गिरावट, 168 अंकों की गिरावट के साथ इस समय ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर भी शुरुआती कारोबार में ऐसा लगा था कि शायद मार्केट टिक जाएगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है ऊपरी लेवल से दबाव बनता हुआ और मिड कैप्स ये कुछ कोशिश कर रहे हैं अपनी पोजीशनिंग को तेजी में रखने की। हालांकि यहां पर भी हमने देखा एक डीप कट आया था और उसके बाद रिकवरी देखने को मिली है। फिलहाल 84 अंकों की बढ़त देखी जा रही है। इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको पॉजिटिव दिखाई देगा, लेकिन बैंकों में साफ तौर से दबाव बनता दिखाई दिया है। आज टेक्नोलॉजी कंपनियों में भी टीसीएस जैसे स्टॉक्स बाजार को नीचे खींच रहे हैं। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक पर भी दबाव आया। इस समय अगर आप ध्यान देंगे, टीसीएस का दबाव, आईसीआईसीआई बैंक का दबाव, टाइटन और एसबीआई, ये वो कुछ स्टॉक्स हैं जो बाजार को नीचे ड्रैग कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक जितना सपोर्ट कर रहा था उतना अब नहीं कर रहा है। अब फार्मा कंपनियों ने कमान संभाली है, तो सन फार्मा की तरफ से हम देख रहे हैं पोजीशनिंग मजबूत। एलएनटी, इन्फोसिस, अदानी एंटरप्राइजेस। एक बार एचडीएफसी बैंक का चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। जो भी सुबह में मोमेंटम आया, जो भी उम्मीद थोड़ी सी थी कि ये संभाल लेगा, ये भी पूरी तरह से आप देखिए डे लो की तरफ सरकता हुआ 1637 डे लो था और अब 1640 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो ऊपरी लेवल से यहां पर भी मुनाफा वसूली या फिर बिकवाली आई है। ये है बाजार की स्थिति। अब ऐसे में और खास तौर से कल की बिकवाली वाले दिन हमारे जानकारों ने किस तरह के रिटर्न्स कमाए, क्या हुआ है उनके पोर्टफोलियो में, उसका जायजा फटाफट से ले लेंगे। नीरव लीड कर रहे हैं 8% के रिटर्न्स के साथ। इन्होंने दरअसल अमोल को थोड़ा सा ओवरटेक किया। 7.76% के रिटर्न्स अमोल के रहे और वीरल अब 2.5% के रिटर्न्स पर हैं। आप तीनों का ही स्वागत है। कल जिस तरह से मार्केट में वो क्रैक्स देखने को मिले, थैंक्स टू ग्लोबल मार्केट की बिकवाली, टेक्सचर चेंज हुआ है। अब आप बताइए किस लेवल पर ध्यान रखना होगा अगर तेजी का मूड बनाना है, और अगर मंदी में आना है तो कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है? अमोल। हर्षदा जी नमस्ते। आई थिंक बहुत दिनों के बाद मार्केट कल 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है। आई थिंक मार्च के बाद ये फर्स्ट टाइम अभी क्लोजिंग हुआ है, तो डेफिनेटली वीक टेक्सचर है। जैसे कि आपने कहा कि मार्केट थोड़ा वोलाटाइल रहेगा, बट अगर शॉर्ट टर्म टेक्सचर में देखता हूँ तो थोड़ा सा ओवरसोल्ड है। जो भी शॉक्स थे वो ऑलरेडी हो चुके हैं। सो मुझे लगता है कि 19,400 ये इमीडिएट सपोर्ट लेवल रहेगा इंडेक्स के लिए। और अगर प्योरली अगर मैं डे ट्रेडिंग के हिसाब से देखता हूँ तो अगर ये मार्केट 19,540 जो आज का डे हाई है वो अगर क्रॉस करता है तो एक बाउंस बैक, जो टेक्निकल बाउंस बैक बोलते हैं, वो आने की चांसेस काफी ब्राइट है। तो मैं अभी फिलहाल तो वोलाटाइल सेशन है, बट अबव 19,540 थोड़ा सा पुल बैक रैली और बढ़ने के चांसेस लग रहे हैं। नीरव, अभी भी उम्मीद है पुल बैक की या फिर मंदी के ट्रेड्स का साथ दे? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। देखिए, निफ्टी की बात करें तो कल इतनी सेलिंग के बाद एक चीज जो बहुत बढ़िया हुई है, 19,500 का जो पुट है उसमें लिक्विडेशन नहीं हुआ, इनफैक्ट एडिशन हुआ है। तो ये एक अच्छा बढ़िया साइन है। तो जो राइटर हैं अभी भी डर नहीं रहे हैं, और यही एक 19,500 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर। अगर 19,500 ब्रेक होता है उसके बाद थोड़ी बहुत पैनिक होगी, वो लिक्विडेशन आएगा और अग्रेशन इन द फॉल थोड़ा बढ़ सकता है। तो टूटने के बाद ही पॉसिबिलिटी है कि 19,300 19,250 तक निफ्टी आ सकती है इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। तब तक के लिए अब यहाँ से आप आइडियाज ढूंढते रहे स्टॉक स्पेसिफिक, और काफी सारे स्टॉक्स हैं जिनमें अभी भी बाइंग रही है इन स्पाइट ऑफ यस्टरडेज फॉल, और काफी सारे स्टॉक्स ऐसे भी हैं जिनमें ब्रेकडाउन आ चुका है। तो आप बाय सेल दोनों मेंटेन रखिए इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स। ऑल्सो आज निफ्टी एक्सपायरी है, तो थोड़ा बहुत वोलेटाइल सेशन रहने की उम्मीद है। वॉलेटिलिटी तो सुबह से हम देख ही रहे हैं। विरल, वेरी क्विकली, ज्यादा तेजी या ज्यादा मंदी, किस तरह के ट्रेड्स पर आपका ध्यान? गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। मुझे लग रहा है यहाँ से मार्केट में थोड़ा सेकंड हाफ में तेजी देखने मिल सकती है। अगर नीचे में 19,400 का लेवल से अगर ब्रेक नहीं करते हैं, जो कि कल के लोज भी है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से फिर से हमें ऊपर में 19,550 से 19,600 का स्पॉट लेवल देखने मिल सकता है। ओके, तो जब तक कल का लो जो करीब करीब 19,423 था उसके ऊपर हम बने रहते हैं, उससे दूरी बनी रहती है,
तो हम कंफर्टेबल जोन में हैं, वो टूटे तो ऑफ कोर्स चेतावनी आपकी स्क्रीन पर आ ही जाएगी। चलिए, दो ट्रेड्स जिनमें सबसे ज्यादा कमाई हमारे जानकारों ने की है, कल के टॉप ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। एक तो नीरव का कैनरा बैंक पर शॉर्ट कॉल, वहां पर लगभग 3% तक के रिटर्न्स बने। दूसरा वीरल का बर्जर पेंट्स पर तेजी का कॉल, और आज सुबह में आपको याद होगा बर्जर पेंट्स को लेकर हम बात वैसे भी कर रहे थे कि ये एक तेजी वाली ग्रिप में है। चलिए, अब नए ट्रेड्स पर आते हैं, और लगभग सभी ने कल और आज में अपने या तो पोजीशंस काट ली है या फिर प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो पहला ट्रेड वीरल मैं आपसे लूंगी, क्या जोड़ेंगे आज नया? मेरा पहला ट्रेड अपोलो हॉस्पिटल पे रहेगा। उसमें भी हम देख सकते हैं कि ऊपर से काफी हमें गिरावट देखने मिली, और उसके जो प्रीवियस सपोर्ट्स थे वो सपोर्ट्स के आसपास सपोर्ट लेके अभी थोड़ा ऊपर की बाजू ट्रेड कर रहा है, और आप देखेंगे तो कल के क्लोजिंग से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से हमें अच्छा खासा अपसाइड रैली मिल सकती है, और ऊपर में 50 to 100 तक के लेवल्स हमें देख मिल सकते हैं। नीचे में स्टॉप लॉस अपना अराउंड 4900 के आसपास रहेगा। 4900 का स्टॉप लॉस और 5200 के टारगेट के लिए अपोलो हॉस्पिटल वो पहला ट्रेड जो वीरल ने जोड़ा है तेजी की तरफ। नीरव का पोर्टफोलियो आप देखेंगे, कल डॉक्टर रेड्डीज, कैनरा, मनप्पुरम दो सेल साइड के ट्रेड्स थे, उनमें प्रॉफिट बांध लिया, डॉक्टर रेड्डीज में प्रॉफिट बांध लिया। नीरव, आज नया क्या जोड़ रहे हैं? आज मैं अदानी पोर्ट लॉन्ग करूंगा, यहाँ से 770 के पास में है। आई बिलीव ये स्टॉक में एक ब्रेकआउट आया है, स्टॉक ने ब्रेकआउट रिटेस्ट किया पिछले दिन, येस्टरडे अराउंड 750 और वो एक ब्रेकआउट लेवल है। तो 745 के स्टॉप लॉस से आप इसे खरीदिए। मेरे हिसाब से ये स्टॉक में इतनी क्षमता है कि ऊपर में अराउंड 850 860 जा सकता है, और काफी फास्ट जा सकता है जो हिसाब से पोजिशनिंग हुई है ऑप्शंस में। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बाय करें 850 के टारगेट से। 800 का टारगेट अदानी पोर्ट, और डे हाई के आसपास आता हुआ ये काउंटर 771 के लेवल्स पर, 745 स्टॉप लॉस रहेगा। अमोल का पोर्टफोलियो, जहां पर श्रीराम फाइनेंस में कल एग्जिट किया, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में एग्जिट किया, आज अनफॉर्चुनेटली अल्ट्राटेक में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। अमोल, आज नया ट्रेड क्या जोड़ रहे हैं? मुझे GICRE अच्छा लग रहा है। करंट लेवल्स 205.50 के आसपास चल रहा है। टारगेट है पोजिशनली पॉइंट ऑफ व्यू से 220 का, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 200 रुपीज का। काफी प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन है। ब्रेकआउट के बाद स्टॉक हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। कल का एक दिन करेक्शन होके वापस स्टॉक एक्टिव हो रहा है, तो मुझे लगता है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक काफी अच्छा चल सकता है। ओके, तो पोजिशनल ट्रेड आपके लिए ये है GIC। थोड़ा सा यहाँ पर 220 का टारगेट इन्होंने दिया है, और 200 का स्टॉप लॉस लगाकर चले। तो एक एक ट्रेड हमारे जानकारों ने जोड़ दिया है, एक एक ट्रेड आगे आएगा। लेकिन थोड़ा सा अब फोकस शिफ्ट करते हैं, और आज खुले IPO के बारे में बात करते हैं। SBFC फाइनेंस का इशू आज दरअसल खुल गया है, यानी कि 3 अगस्त, ये 7 अगस्त तक आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। 54 रुपए से 57 रुपए प्रति शेयर, ये है कंपनी का प्राइस बैंड। ध्यान रहे 1025 करोड़ का IPO का साइज है। कंपनी प्राइमरीली छोटे उद्यमियों, छोटे कारोबारियों को कर्ज देती है। इनफैक्ट लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट गोल्ड और पर्सनल लोन्स के बिजनेस में ये कंपनी है। मेरे साथ अब कंपनी का मैनेजमेंट है, उनसे बातचीत करेंगे कि ये जो फंड्स रेस कर रहे हैं क्या इरादा है, और बिजनेस को ग्रो करने को लेकर क्या प्लान है। मेरे साथ है कंपनी के MD और CEO असीम ध्रुव, और साथ ही साथ कंपनी के चीफ बिजनेस ऑफिसर महेश दयानी। आप दोनों का ही स्वागत है, एंड कंग्रेचुलेशंस। इस ये इशू लेकर आए हैं। 1025 करोड़ का ये इशू साइज है। इसमें से कितना आप फ्रेश कैपिटल रेस कर रहे हैं असीम, कितना OFS है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग अस। हम 750 करोड़ IPO का प्राइमरी रेस कर रहे हैं, जिसमें से 150 करोड़ हम ऑलरेडी प्री IPO रेस कर चुके हैं। तो अभी जो 1025 करोड़ का इशू है, उसमें से 600 करोड़ प्राइमरी होगा और 425 करोड़ सेकेंडरी होगा। और कौन एग्जिट ले रहा है फिर इसमें? अपवुड कैपिटल। ओके, उनका कितना रफली हिस्सेदारी बचेगी इस एग्जिट के बाद? उनका 19% था पहले, अभी सब जाने के बाद 5.something% बचेगा। और सिर्फ इन्हीं की तरफ से ये एग्जिट आ रहा है, और किसी की तरफ से नहीं? जी, इस इशू में सिर्फ उनका सेकेंडरी है। क्या आगे चलकर कोई और भी हिस्सा बेचने की तरफ इंडिकेशन है इस समय? नहीं, क्योंकि जो हमारे प्रिंसिपल प्रमोटर है क्लेयरमॉन्ट, वो एक फैमिली ऑफिस है, तो ये इनका ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट है, ये प्राइवेट इक्विटी नहीं है, तो इनका कोई एग्जिट नहीं होता। इट्स अ परमानेंट बिजनेस दैट दे आर बिल्डिंग। ओके, तो ये बात साफ हो गई कि सिर्फ एक ही निवेशक कुछ हिस्सा निकाल रहा है। अब ये जो 600 करोड़ का फ्रेश इशू है, जो प्राइमरी इशू है, ये प्राइमरीली किस पर्पस के लिए आप रेस कर रहे हैं? क्या आप अपनी बुक को और मजबूत करना चाहते हैं? क्या इरादा है? देखिए,
अगर आप देखें तो लास्ट 5 से 6 साल में जो हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है 16 राज्यों में, और ये 16 राज्यों में आपका प्रतिशत 92% का टोटल MSME क्रेडिट आता है। तो उस ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, तो अगर आप हमारा ग्रोथ देखें, आज हमारा टोटल AUM 5,000 करोड़ के करीब है, और ये ग्रो किया है 40% एट अ कंपाउंडिंग बेसिस, और ये टोटल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है 23 से 24% पे। तो अगर आप ग्रोथ देखें, आगे चल के जो ग्रोथ आप देखें, तो ये ग्रोथ काफ़ी प्रॉमिसिंग है, और इस ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए हमको ये कैपिटल रेस कर रहे हैं। तो ये जो 600 करोड़ हम जो रेस कर रहे हैं वो एक प्राइमरी कैपिटल है, जो हमारा ग्रोथ कैपिटल है फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years। ओके, ये प्राइमरीली ग्रोथ कैपिटल रहेगा। अच्छा, ये बताइए इस समय आपका MSME लोन्स पर क्या मैक्सिमम एक्सपोजर है? हाउ इज द ब्रेकअप? क्योंकि आप गोल्ड लोन्स भी देते हैं, MSME लोन्स भी देते हैं, और कुछ पर्सनल लोन्स भी देते हैं, तो हाउ डज इट रियली, हाउ इज द ब्रेकअप? 5,000 करोड़ हमारा टोटल बुक साइज है, उसमें से 80% MSME लोन है, और करीबन 17% हमारा गोल्ड है, और सिर्फ 3% है जो अनसिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड अभी हम नहीं करते हैं, अनसिक्योर्ड रन डाउन हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो पूरा हमारा 100% सिक्योर्ड बुक रहेगा। तो जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारा MSME का कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा, और गोल्ड का जो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है थोड़ा घटता जाएगा। ओके, असीम, अगर हमें अंदाजा दे सके किस तरह के मार्जिन्स पर आप इस समय काम कर रहे हैं, क्योंकि MSME बुक मजबूत है आपकी, और वहीं पर सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपके पियर्स भी ढूंढ रहे हैं, चाहे वो एस्टैब्लिश्ड बैंक्स हो या फिर जो छोटी दूसरी फिनटेक कंपनियां आई हैं। व्हाट काइंड ऑफ मार्जिन्स डू यू एंजॉय? देखो, हमने ये आइडेंटिफाई किया है कि ये जो छोटे बिजनेसेस है छोटे शहरों में, यहाँ तक बैंक का फाइनेंस अभी तक नहीं पहुँचा है। तो देर आर अबाउट 64 मिलियन स्मॉल बिजनेसेस इन द कंट्री, जहाँ पे सिर्फ 8 या 9% तक ही ऑर्गेनाइज फाइनेंस गया है। बाकी इनका बोरोइंग पूरा अनऑर्गेनाइज मार्केट से है। तो हम जो कर रहे हैं वो बैंक और NBFC से कम्पीट नहीं कर रहे, हम अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स को ऑर्गेनाइज की तरफ ला रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि इन कस्टमर्स को अंदर लाए जाए। पूरा जो हमारा पोर्टफोलियो है वो वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है, तो जो इंटरेस्ट रेट हमें इंक्रीज मिलता है तो हम वो पास ऑन करते हैं, डिक्रीज होता है तो वो पास ऑन करते हैं। तो हम करीबन 7% स्प्रेड मेंटेन करते हैं पोर्टफोलियो पे, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन हमारा करीबन 9% है। और इस समय आप कॉन्फिडेंट है कि आगे मेंटेन होगा, क्योंकि हाल फिलहाल में जिस तरह से रेट्स बढ़ी हैं तो कॉस्ट ऑफ फंड्स भी बढ़ा है? तो लास्ट ईयर हमारा कॉस्ट ऑफ फंड, आपने रिपोर्ट 2.5% बढ़ा, तो कॉस्ट ऑफ फंड हमारा 1.8% बढ़ा MCLR इंक्रीज के चलते हुए, वो पूरा पास ऑन हो गया कस्टमर्स को। तो हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज बीन प्रोटेक्टेड एट द करंट लेवल। ओके, महेश, ये बताइए कि क्या टिकट साइज का लोन आप रफली देते हैं? बिकॉज जैसे असीम भी मेंशन कर रहे हैं, इट्स अ वाइड वैरायटी ऑफ पीपल। आपका औसतन टिकट साइज क्या होता है लोन का? तो हमारा एवरेज टिकट साइज 9 से 11 लाख के बीच में है। तो करेंटली मार्च 23 में हमारा एवरेज टिकट साइज 10 लाख था, और हम ये 5 से 30 लाख के सेगमेंट में ही ऑपरेट करते हैं। और ये एक आप बता लें कि ये अभी हमने लास्ट 4-5 साल में जो भी हमने सीखा, तो ये हमने सीखा कि ये वाला जो सेगमेंट है वहाँ पे लिमिटेड कंपटीशन है बैंक्स के साथ, और बैंक्स ने अपना एक मोड बना रखा है हायर टिकट्स पे, और वो उनका प्राइम सेगमेंट है। अगर हम उधर जाएं तो हम वो जीत नहीं पाएंगे, और सिमिलरली वो इनके लिए उतना अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि 10 लाख के लिए वो उतना मेहनत भी नहीं करना चाहेंगे। तो ये हमारा टिकट साइज रहेगा, और हमारा ये रहेगा, प्रयत्न रहेगा कि हम इसको ही आगे बढ़ाएं। जितना हमने 16 राज्यों में जो हमने इन्वेस्टमेंट की है उसको हम और स्वेट करें आगे चल के। सो टिकट साइज हम इसी पे रहेंगे, और यहीं पे हमको लगता है कि हमारा जो एवरेज कस्टमर है इधर ही रहेगा। और आपका रफली एवरेज कस्टमर क्या बिजनेसमैन है, इज व्हाट आई एम गेसिंग, है ना? छोटे व्हाट काइंड ऑफ बिजनेसेस वुड दे बी इन? तो ये किसी के किराने की दुकान हो गई, किसी का एक सैलून हो गया, किसी का एक छोटा ईटरी हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ये जितने भी आप स्मॉल बिजनेसेस देखते हैं आपके नेबरहुड में, तो वो हमारे कस्टमर्स हैं। और यहाँ पर कलेक्शन एफिशिएंसी, आई डोंट नो इफ दैट इज अ राइट टर्म टू यूज और नॉट, लेकिन रीपेमेंट्स की स्थिति क्या है? आर यू कंफर्टेबल? तो अभी हमारा 95% पोर्टफोलियो करंट है, तो पेइंग कस्टमर्स है, 5% कस्टमर्स आर इन वेरियस स्टेजेस ऑफ डेलिंक्वेंसी, और NPAs करीबन 2.4% है, विच इज कंफर्टेबल। मार्केट में जनरली ये सेगमेंट में 4% के ऊपर डेलिंक्वेंसी रहती है, तो वी आर डूइंग बेटर देन दैट। एंड आई थिंक ये कस्टमर्स अच्छे कस्टमर है, कभी कभी पेमेंट में थोड़ा डिले होता है पर लॉस नहीं आता यहाँ से। और नॉर्मली आप लोग अपने कस्टमर को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? क्योंकि मैं इनफैक्ट जब आपकी IPO नोट पढ़ रही थी, you're रिलाइंग अ लॉट ऑन टेक्नोलॉजी,
तो वो क्या है? आर यू लुकिंग एट देयर ओवरऑल क्रेडिट स्पेंड्स, कितना लोन लेते हैं, कितना रीपेमेंट है? हाउ आर यू लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी टू एंश्योर कि आप सही कस्टमर को लोन दे रहे हैं और वो आपके लिए फिर ज्यादा फायदा कमा कर देगा? हमारे जो एवरेज कस्टमर है वो आज भी अनऑर्गेनाइज्ड है एक तरीके से, क्योंकि वो इतने डिजिटल savvy नहीं है। उनके पास आज भी बैंक स्टेटमेंट मांगो तो वो आपको एक बड़ा सा रिम दे देते हैं। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम उनके पास जाएं, उन समझें, और अगर मैं जाके उनसे मिलता हूं तो उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ही बता सकते हैं कि आपका सिविल स्कोर क्या है और आप एलिजिबल हैं कि नहीं। ऑल्दो कि वो सिर्फ रीज़न नहीं होता है, और भी बाकी सब रीजंस होते हैं। वहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है और वहाँ से जितना भी उनके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हम डिजिटाइज करते हैं और वो पूरे वर्क फ्लो में डिजिटल जाता है। वो पहले ज़माने जैसा नहीं है कि एक फाइल बन गई और वो एक रीजनल ऑफिस गई और वो हेड ऑफिस गई और अप्रूव हुई। अभी सब कुछ डिजिटली जाता है। तो करीबन 7 दिन के अंदर हम बता देते हैं कि हम आपको लोन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, और फिर बाकी के 4-5 दिन लगते हैं हमको उनकी जो प्रॉपर्टी रहती है असेस करने के लिए कि वो प्रॉपर्टी लेने लायक है कि नहीं। अगर वो सब कुछ ठीक रहता है तो करीबन 14 से 15 दिन के अंदर पैसा आप उनके अकाउंट में जाता है। क्या आगे चलकर ये जो 5 से 30 लाख का टिकट साइज है उसे बढ़ाने के विचार होंगे आपके? नहीं, क्योंकि उसके आगे हम एक अलग सेगमेंट में चले जाते हैं जहां पे बैंक्स ऑलरेडी कार्यरत है, तो वहां पे वी डोंट हैव अ राइट टू विन। तो हमारा ये हमने जो सेगमेंट आइडेंटिफाई किया है ये बहुत डीप सेगमेंट है, तो यहाँ पे बहुत काम हो सकता है। तो इट इज बेटर टू बी अ किंग ऑफ अ पॉन्ड रादर देन ट्राई टू बी अ नथिंग इन अ ओशन। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस इशू। ऑफ कोर्स लिस्टिंग दिन आपसे दोबारा रूबरू होंगे, लेकिन ये है दरअसल कंपनी का मैनेजमेंट जो बहुत ही एक यूनिक टारगेट ऑडियंस को फोकस में रखते हैं। 5 से 30 लाख तक के लोन्स देते हैं। एमएसएमईज और सिक्योर्ड लोन्स में कंपनी दरअसल अग्रसर है। याद रखिएगा, आप 7 तारीख तक इस इशू में हिस्सा ले सकते हैं। 54 से 57 रुपए ये प्राइस बैंड कंपनी ने तय किया है। चलिए इस मोड पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे। तुम्हारे तीनों जानकार जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 19,493 के आसपास इस समय निफ्टी 33 पॉइंट नीचे। निफ्टी बैंक 150 पॉइंट के नुकसान पर इस समय कर रहा है कारोबार। तो यह है बाजार का हाल। और भारतीय बाजारों में बिकवाली जो आई है वो लार्जली इस वजह से आई है कि ग्लोबल मार्केट्स, अमेरिका में जो फिच ने सॉवरेन रेटिंग घटाई है उसके बाद झटका लगा है, लेकिन भारतीय मार्केट्स पर दूसरी एजेंसीज का एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मॉर्गन स्टैनली का भरोसा बढ़ रहा है। इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनली ने भारत की रेटिंग बढ़ाकर ओवरवेट कर दी है, जबकि चीन की रेटिंग को डाउनग्रेड किया गया है। अब भारत को लेकर मॉर्गन स्टैनली इतना ऑप्टिमिस्टिक क्यों है? क्या है वो चीजें जो इन्हें एक तेजी का व्यू दे रहे हैं और कॉन्फिडेंस दे रहे हैं भारत की इकोनॉमी पर? यतिन हमारे साथ है इसी पर और डिटेल्स देने के लिए। देखिए, जहां तक कि मॉर्गन स्टैनले का सवाल है, एक डबल अपग्रेड्स ऑफ सॉर्ट्स हमने पिछले कुछ ही महीनों में देखा है इंडिया के लिए। अगर हम मार्च एंड की बात करें तो मॉर्गन स्टैनली ने इंडिया की रेटिंग बढ़ा के इक्वल वेट की थी और अब उसको फर्दर रिवाइज करके रेटिंग ओवरवेट कर दी है। और मजे की बात यह है कि जब इंडिया ओवरवेट हो रहा है तब चाइना को मॉर्गन स्टैनली ने डाउनग्रेड करके इक्वल वेट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं वो इंडियन इक्विटीज को लेके काफी उत्साहित है और उनको लगता है कि जिस हिसाब से ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में दम है, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में पावर है, कहीं ना कहीं आउट परफॉर्मेंस आपको होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस हिसाब से जो यूथ है और यहाँ जो इक्विटी कल्ट बैठ रहा है वो भी मॉर्गन स्टैनली को पसंद आ रहा है। इसके अलावा अगर हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करें तो सरकार ने जो PLI स्कीम निकाली है, कॉर्पोरेट टैक्स को घटाने की जो मुहिम की है और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो निवेश हो रहा है भारत में, वो की मुद्दे हैं जिसके वजह से मॉर्गन स्टैनली इंडिया पे अब ओवरवेट हो चला है। इसके अलावा जो रीसेंट रीजंस हैं जैसे कि फिच का US का रेटिंग डाउनग्रेड, मॉर्गन स्टैनली का इन्होंने रेटिंग डाउनग्रेड करके इक्वल वेट किया है, और कहीं ना कहीं ये जो इंडिया का ऑप्शनल जो अपटिक है वर्सेस चाइना, उसके थीम में भी ग्रोथ वाइज इंडिया को मॉर्गन स्टैनली पसंद कर रहा है। इसके अलावा जो विदेशी निवेश आ रहा है और बाजार में FIS का जो निवेश बढ़ रहा है उसके कारण भी मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि इक्विटी मार्केट्स और GDP ग्रोथ दोनों में ही
जबरदस्त तरक्की भारत में देखने को मिलेगी। तो ये फिलहाल कारण जिसको लेकर भारत का फ्यूचर ब्राइट है, ये कहना है मॉर्गन स्टैनली का। शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए। चलिए वापस लौटते हैं खिलाड़ी नंबर 1 पर, और हमारे जानकारों ने फिलहाल एक ही ट्रेड दिया है, आगे जगह खाली रखी है, मार्केट के हाल के को परखेंगे और फिर दूसरा ट्रेड आएगा। तो एक एक करके सबका पोर्टफोलियो देख लेते हैं। पहले आपकी स्क्रीन पर आ रहा है अमोल का पोर्टफोलियो। जीआईसी 220 के टारगेट के लिए तेजी की, 200 का स्टॉप लॉस से रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएंगे कि क्या कमा कर दे रहा है ये ट्रेड इस समय अमोल को। 1.14% के रिटर्न्स इधर आ रहे हैं। फिर अगला पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और अदानी पोर्ट नीरव ने पिक किया। 850 का टारगेट, 745 का स्टॉप लॉस है। यहाँ पर रिटर्न के लिहाज से ज़्यादा कुछ कमा नहीं रहा है, 0.23% का थोड़ा सा प्रेशर आया है। वीरल दूसरी तरफ अपोलो हॉस्पिटल्स पर बुलिश है, 5200 का टारगेट, 4900 का स्टॉप लॉस इन्होंने दिया, और यहाँ पर भी रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर अब आ गए हैं। थोड़ा सा फ्लैट है, ज़्यादा कुछ किया नहीं है इस पर्टिकुलर ट्रेड ने। ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति क्या बन रही है अब आप देखेंगे तो 7.85% के रिटर्न्स पर नीरव, 6.86% के रिटर्न्स पर अमोल एंड 1.27% के रिटर्न्स पर है वीरल। आज का पूरा दिन बाकी है और कल का भी मौका मिलेगा। दोपहर में एक एक ट्रेड हमारे तीनों जानकार जोड़ेंगे, तो उसका अपडेट ऑफ कोर्स मिड कैप मंत्र में आएगा, और जो भी बदलाव होगा वो सारे अपडेट्स हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी हम पोस्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट आप तीनों को। लेंगे इस मोड पर ब्रेक के बाद जायजा कमोडिटी मार्केट के एक्शन का।